गाइस हर खानदान में वो एक बंदा जरूर होता है जो आता है पाकिस्तान में और आके बोलता है कि यार 20 साल तो हो गए मुझे कनाडा में मगर मजा नहीं आ रहा, जिंदगी बहुत खराब है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, बड़े मसले मसाइल है, बच्चों की तरबियत की भी बड़े मसले हैं। इस तरह यहाँ पे भी जो है वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको कॉन्स्टेंटली उस तरह के लोग मिल रहे हैं, यूट्यूब पे भी मिल रहे हैं, हर जगह बहुत सारे लोग आपको डिस्करेज कर रहे हैं कनाडा आने के लिए या यहाँ की बुराइयां बता के, जबकि वो खुद भी यहाँ पे कई सालों से रह रहे हैं। तो आज इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि हम आपसे कुछ वो बातें डिस्कस करें कि जो आपको मोटिवेट करे कनाडा आने के लिए। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन आवर चैनल। सो बात यह है कि जो है वो बहुत दिनों से ये ट्रेंड सेट हुआ है यूट्यूब के ऊपर। जो लोग पुराने हैं नए हैं सब लोग इस थंबनेल का फायदा उठा रहे हैं कि जो है वो लाखों करोड़ों लोग जो है वो कनाडा छोड़ के जा रहे हैं और उसके बाद जब वो अंदर जाके देखते हैं उनके जो है वो कंटेंट में तो कुछ और ही मिलता है। तो हमने सोचा कि आज ये ट्रेंड सेट करते हैं कि लाखों लोगों को, मतलब आप लोगों को, अगर आप सोच रहे हो माइग्रेशन करने का, स्टूडेंट वीजे पे आने का, वर्क वीजे पे आने का, तो आप लोगों को कनाडा क्यों आना चाहिए। तो बात यह है कि मैं आपको एक बात बता देता हूँ यहाँ पे कि कोई इस बारे में तो बात नहीं करता आज तक कि लाखों लोग पाकिस्तान छोड़ के जाते हैं इमिग्रेशन लेके, मतलब या फिर दुबई वर्क वीजे पे जाते हैं या कहीं और जाते हैं, या करोड़ों लोग इंडिया से माइग्रेट करके वर्क परमिट पे अमेरिका चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया से तकरीबन, हम नहीं कह रहे, ये गार्डियन का जो है वो एक अखबार है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो, 6 लाख लोगों ने पेंडेमिक के दौरान ऑस्ट्रेलिया से लोगों ने छोड़ा है बिकॉज ऑफ देयर पॉलिसीज एंड प्रॉब्लम्स। सो इस बारे में तो किसी ने बात नहीं की, तो फिर कनाडा ही क्यों। तो लोग बोलते हैं कि यार कनाडा में बड़े मसले मसाइल है, यहाँ की जिंदगी बड़ी मुश्किल है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इतने सारे टैक्सेस देने पड़ते हैं, यहाँ का हेल्थ केयर बुरा, यहाँ पे क्राइम प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आज हमारी इस वीडियो को बनाने का जो है यही मकसद है कि आपको एड्रेस किया जाए कि अगर जो है वो आप लोग डीमोटिवेट फील कर रहे हो इन तमाम टॉपिक से, तो आप लोग जो है वो किस तरह मोटिवेटेड हो सकते हो, दोबारा से अपने ख्वाबों के ऊपर काम कर सकते हो और गोल्स पे काम कर सकते हो। तो अगर आप लोग भी कनाडा आने वाले हो या आना चाहते हो, या आप लोगों में से कोई फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, कोई भी कनाडा आ रहा है, उसको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, क्योंकि इस ओपिनियन से उसको अपने डिसीजन लेने में काफी आसानी होने वाली है। तो गाइस हमारी आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद करते ये नहीं है कि हम लोग कोई अपने मुल्क की बुराई और बुराई ही करते रहेंगे, बट ऐसा है कि देयर इज ऑलवेज अ रीजन कि हम लोग इन मुल्कों में आना चाहते हैं और उस रीजन को हमेशा याद रखना चाहिए। और अगर हमारे मुल्क वाकई इतने जबरदस्त हो तो हम लोगों को यहाँ आने की जरूरत भी ना पड़े, बट देयर आर डिफरेंसेस जो हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। सो किसी भी मुल्क में जब हम लोग माइग्रेट कर रहे होते हैं पीआर के ऊपर, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मतलब हेल्थ केयर सिस्टम। आप सिंगल हो, कपल हो, फैमिली वाले हो, डजंट मैटर, आपको मतलब सभी लोगों को कहीं ना कहीं हेल्थ केयर सिस्टम चाहिए होता है। और जब से कोविड हुआ है पेंडेमिक, जब से मतलब इसकी हेल्थ केयर सिस्टम की एक वैल्यू अलग ही बढ़ गई है। बेसिकली अगर बात करें हम बड़े बड़े जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज की, जैसे कि कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो काफी लोग ये कहते हैं इंक्लूडिंग हम हमारे कि यहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम होता है वो काफी स्लो होता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान वगैरह। वहाँ पे जो है वो रैपिड इमरजेंसी के अंदर देख लिया जाता है। बट अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो क्या वहाँ पे कराची में कोई एम्बुलेंस सिस्टम है ईदी के अलावा? ईदी की जो, अगर आप ट्रांसपोर्ट की उसकी बात करें एम्बुलेंस की, तो वो एम्बुलेंस नहीं होती, उसको कहते हैं पेशेंट ट्रांसपोर्ट, क्योंकि उसके अंदर ना तो डॉक्टर्स होते हैं और ना आईसीयू होता है, जो कि बाहर की डेवलप्ड कंट्रीज में उसको एम्बुलेंस कहा जाता है, जिसके अंदर पैरामेडिक स्टाफ भी होता है, आईसीयू भी होता है और डॉक्टर्स भी होते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम पेंडेमिक की बात करते हैं तो पेंडेमिक में बुरा हाल हर जगह का सिस्टम का ही हो गया था, चाहे वो पाकिस्तान हो या और दूसरे मुल्क हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह के मेडिकल जो सिस्टम था वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बर्डन आ गया। तीसरी एक और बात हेल्थ केयर से रिलेटेड, वो ये, क्या हेल्थ केयर हमारे जो मुल्क होते हैं, पाकिस्तान की मैं अगर बात करूँ तो वहाँ पे क्या अफोर्डेबल होता है कि लेट सपोज कनाडा में जो है वो $1 लाख या $2 लाख कमाने वाला और 40-50 हजार या $30,000 कमाने वाला, सबके लिए एक ही जैसा हेल्थ केयर सिस्टम है। बनस्बत ये कि अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो वहाँ पे जो है वो 5 लाख कमाने वाला या 10 लाख रुपए कमाने वाला उसके लिए, और जो है वो 20-25 हजार रुपए कमाने वाले के लिए हेल्थ केयर सिस्टम बिल्कुल ही अलग होता है। जो 20-25 हजार वाला कमाने वाला होता है वो हर रोज ये सोचता है कि यार मैं अपने मरीज की मतलब किस तरह जान बचा सकता हूँ, इसको यार कम से कम हॉस्पिटल में रहे, इसको किसी तरह का कोई टेस्ट ना हो। जब हम लोग टेस्ट करवाने जाते थे तो हमारे जो है वो अब्बा या पहले की जो है जो लोग कहते थे कि यार वहाँ पे तो कसाई बैठे हुए हैं, ये टेस्ट मत करवाओ, वो टेस्ट मत करवाओ। कंपेयर टू कनाडा की बात करें तो यहाँ पे लोग जो है वो सोचते नहीं है, जब उनको डॉक्टर लिख के देता है फटाफट जाके एक की जगह 10-10 टेस्ट करवा लेते हैं और कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम सबके लिए बराबर। कनाडा में आप किसी भी तरह के टेस्ट करवा ले, अल्ट्रा
अल्ट्रासाउंड करवा लें, एक्सरेज करवा लें, वो यहाँ के पीआर सिटीजन्स के लिए कंप्लीटली फ्री होता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। क्या जो पाकिस्तानी सिटीजन होते हैं वहाँ पे या इंडियन जो सिटीजन होते हैं, क्या उनके लिए हर चीज कंप्लीटली फ्री है या नहीं है, ये बता दो। तो यहाँ पे जो है वो डॉक्टर्स को या फिर किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ जो होता है हॉस्पिटल का, वहाँ पे कोई आपको जो है वो बार बार फोन करके कमरे के अंदर तंग नहीं करता कि आपका बिल डी हो गया, आपको ये प्रॉब्लम हो गई है। आई एम टॉकिंग अबाउट पीआर। टेम्परेरी वगैरह का क्या सिस्टम होता है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, स्टूडेंट्स का क्या सिस्टम होता है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, बट मैं क्योंकि पीआर पे हूँ तो मैं पीआर की बात कर रहा हूँ। जो ऑस्ट्रेलिया में भी वैसे ही होता था, कनाडा में भी सेम वैसे ही है। मरीज को भी टेंशन नहीं होती, उसके घर वालों को भी टेंशन नहीं होती कि जो है वो यहाँ पे उस तरह पाकिस्तान में जिस तरह हॉस्पिटलों में कसाई बैठे होते हैं कि आपको जो है वो इसको वेंटिलेटर पे डाल दिया, क्या पता वो आपका मरीज इतनी हालत में भी ना हो कि उसको वेंटिलेटर पे जबरदस्ती उसके ऊपर डाल के जबरदस्ती की जा रही है। अगर मैं छोटी सी मिसाल दूं अपनी अम्मी की, ऑस्ट्रेलिया में थी तो उन्होंने बता दिया था डॉक्टर्स ने कि अब इनके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है, तो अब आपकी मर्जी है कि आप इनको जो है वो इंटेंसिव केयर में डालते हो या फिर पैलेटिव केयर जो वहाँ पे होती थी वहाँ पे डालते हो। पैलेटिव केयर में ये होती है कि वो आपको जो है वो उनको गोलियां वगैरह दे देते सोने की, और उनके जो ऑर्गन थे वो बिल्कुल फेल हो चुके थे, तो उन्होंने बता दिया था कि अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। अगर हम लोग पाकिस्तान में होते तो हर रोज उनको जो है वो इंटेंसिव केयर में डाल दिया जाता है, जिसको आईसीयू कहा जाता है, और वहाँ पे फिर 25 से 30 हजार रुपए रोज के उसके मशीन के जाते हैं, डॉक्टर्स के जाते हैं, कमरों के जाते हैं। तो बिल बनाने में आपको पता है पाकिस्तानी जो है वो मतलब माहिर होते हैं हॉस्पिटलों में, किस तरह प्राइवेट हॉस्पिटलों में क्या होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में हम लोग जाते नहीं, हालांकि अब सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेहतर है, बट फिर भी मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जो है वो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इशू है अमीरी और गरीबी का। कितने यूट्यूबर्स ऐसे हैं नए या पुराने, वो लोग ये कहते हैं कि कनाडा का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो सक्सेस है, बेकार है। तो आप उनसे ये पूछो कि जब पेंडेमिक आया कोर, तो क्या आप लोग पाकिस्तान या इंडिया जहां से भी वो बिलोंग करते हैं वहां पे वो लोग गए या नहीं गए? अगर वो लोग नहीं गए तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ना जो कनाडा में उनको रोक के रखा होगा, जो वो अपने मुल्क नहीं गए होंगे। तो अगर वो लोग नहीं गए तो फिर आप लोगों को कैसे कहते हैं कि कनाडा मत आओ? सो जो लोग कहते हैं कि उनको कनाडा में मतलब हॉस्पिटल्स में जाके या इमरजेंसी में तकरीबन 8-8, 10-10 घंटे वेट करना पड़ता है, तो मैं उनको बता देता हूँ ये सिर्फ कनाडा का चक्कर नहीं है। हम लोग 10 साल ऑस्ट्रेलिया में रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता था, और पेंडेमिक से पहले और पेंडेमिक आने की वजह से नहीं है, ये ऐसे ही सिस्टम होता है बाहर के मुल्कों में कि वो देखते हैं, आपसे चेक करते हैं कि आपका पेन लेवल कितना है, आप कितना तक बर्दाश्त कर सकते हैं। आज की बात नहीं है, मैं 10 साल से ऑस्ट्रेलिया रहा हूँ और वहां पे भी सेम यही होता था। जब हम लोग जाते थे या मेरी बहन, मतलब काफी हम लोग गए और काफी दफा एक्सपीरियंसेस किए हैं ऑस्ट्रेलिया के मेडिकल सिस्टम के बारे में। ट्रीटमेंट के अंदर किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं होता, ये गारंटीड है। तो बात ये है कि यार ये देखो कि ये कंट्रीज कैसे होते हैं, ना आपका घर बिकवाते हैं ऑपरेशंस के लिए या किसी भी बड़े बड़े जो है वो मेडिकल अपॉइंटमेंट्स के लिए जो आ जाती है। इंसान में कुछ भी हो सकता है, किसी को कैंसर हो सकता है, किसी को कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। जैसे मेरी अम्मी को जो है वो लिवर सिरोसिस हो गया था, और जब शुरू में पहले बहुत फर्स्ट टाइम हुआ था तो मेरे अब्बू ने उसके लिए पता नहीं कितने कितने लोगों से बेचारे ने उधार लिया, क्योंकि वो एक अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस थे जो हो गए थे अचानक से, और उसके बाद उनको सालों लग गए वो चुकाते चुकाते चुका दिए उन्होंने। बट कितना फाइनेंशियल बर्डन होता है जो इन कंट्रीज में एज अ पीआर नहीं होता। तो अब हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की, एंड दैट इज बेसिक फैसिलिटीज, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग कनाडा आना चाहते हैं। आपको यहाँ पे ऐसी ऐसी बेसिक फैसिलिटीज मिलती है जो कि आप मतलब आसानी से अवेल कर लेते हो कंपेयर टू आवर कंट्रीज। एक बहुत बड़ा मेन रीजन यही होता है हमारे कंट्री से मूव होने का यहाँ पे, कि हम लोगों को वो बेसिक फैसिलिटीज जैसे साफ सुथरा माहौल, साफ सुथरी सड़कें, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली वगैरह हर वक्त आ रही होती है, पानी वगैरह हर वक्त आ रहा होता है, और इसके अलावा हीटिंग, जैसे सर्दी वाले इलाके होते हैं वहाँ पे आपको जो है वो हीटिंग वगैरह यहाँ पे मिल रही होती है। आप उसके लिए पे करते हो बिल्कुल 100%, बट यू गेट इट एटलीस्ट, एंड यू डोंट पे अ लॉट फॉर इट ना, कंपेयर टू पाकिस्तान। जो लोग जो है वो समझ सकते हैं, जो लोग वहाँ पे रहते हैं और इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, उनको ये बात अच्छे से मालूम है कि पाकिस्तान में बिजली लोड शेडिंग का बहुत बड़ा इशू है। स्पेशली कराची में तो कई सालों से चल ही आ रहा है। लोड शेडिंग जब होती है तो आपको पता है फिर जनरेटर के आपको खर्चे करने पड़ते हैं, ऑयल वगैरह डालना, ये करना वो करना। मेरे पेरेंट्स भी वहाँ रहते हैं, आई नो वेरी वेल। तो इस तरह सर्विसेज के लिए बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है पाकिस्तानियों को। और इसी तरह अगर बात की जाए पानी की, पानी भी खरीदना पड़ता है। मुझे पता है कराची में तो एटलीस्ट ये डेफिनेटली प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कि लोगों को वहाँ पानी खरीदना पड़ता है। डिफेंस में रहते हैं हमारे बहुत सारे रिश्तेदार, उनको हर महीने कई हजारों रुपए का पानी खरीदना पड़ता है अलग से। और इसके अलावा आप हीटिंग का अगर बात करो, इस्लामाबाद में हमारे भी रिश्तेदार रहते हैं, वहाँ पे हीटिंग वगैरह के बड़े इशूज होते हैं। तो बहुत सर्दी हो रही होती है शदीद, उसके बावजूद उनको जो है वो घर में गैस नहीं आ रही होती है, इतनी शदीद सर्दी लग रही होती है सबको, और बेचारे जो है वो वही इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं और इंतहा से ज्यादा बिल आ रहा होता है। तो जो बहुत बड़े बड़े बिल्स आते हैं, ये फाइनेंशियल इशूज जो है वो क्रिएट करते हैं पाकिस्तान में। आपको पता है कि ये सब चीजें इतनी ज्यादा फेयर नहीं है कि जो वहाँ पे रहे उस बंदे को पता होता है कि कितनी प्रॉब्लम्स होती है। तो इस तरह के इतने महंगे लाइफस्टाइल को जीना वहाँ पे जो बहुत प्रॉब्लमेटिक भी होता है, लोगों की जिंदगी भी इफेक्ट हो रही होती है। तो उसकी वजह से ही आप जैसे बहुत सारे लोग भी सोचते हैं कि हम लोग के पास अगर थोड़े पैसे हैं, हम लोग जो है वो दूसरे मुल्क
मुल्कों में यहाँ कनाडा में आके या किसी बड़े डेवलप कंट्रीज में जाके सेटल हो, शुरू की ख्वाहिश जरूर होती है, बट एट द एंड यू डोंट पे मच फॉर दीज बेसिक फैसिलिटीज। हम लोग यहाँ पे -20 में रहे या -40 में रहे घरों के अंदर, हमें पता ही नहीं चलता कुछ भी नहीं। और पे कितना कर रहे हैं हम? $100 मुश्किल से बेसमेंट में अगर हम रहते हैं। और अगर आप बाकी घरों की बात करें तो थोड़ा ज्यादा होता है, बट यू डोंट हैव टू बाय एनीथिंग एक्स्ट्रा, यू आर जस्ट पेइंग योर बिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। सो अब मैं बात करूंगा तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, और वो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि यहाँ का क्राइम, करप्शन और साथ में जो एयर क्वालिटी होती है। तो अगर मैं पहले क्राइम की बात करूं तो क्राइम अगर आप पाकिस्तान से इसको कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली क्राइम बहुत ज्यादा कंट्रोल है यहाँ पे। वहाँ तो जस्टिस सिस्टम की अगर बात करें, जस्टिस सिस्टम पुलिस वहाँ पे पकड़ के दे देती है, तो मगर वहाँ पे लोग अदालतों से जो बड़े बड़े डाकू, चोर, क्रिमिनल्स, पॉलिटिशियंस होते हैं वो इजीली रिहा हो जाते हैं अपने इन्फ्लुएंस की बेस पे, अपने पैसे की बेसिस पे। जबकि यहाँ पे जो वेस्टर्न कंट्रीज होते हैं, अगर मैं बात करूँ कनाडा वगैरह की, तो यहाँ पे इस तरह नहीं होता। जस्टिस सिस्टम सबके लिए एक ही जैसा होता है, मतलब फाइन पड़ेगा आपको, पॉलिटिशियन को भी पड़ सकता है, वो किसी प्रेसिडेंट को भी पड़ सकता है, और वो नॉर्मल बंदे को भी, शहरी को भी पड़ सकता है। तो इज नॉट अ बिग डील वहाँ पे। जबकि करप्शन इतनी ज्यादा है कि वहाँ पे करप्शन देखिए, मतलब कोई 1000 रुपए का फाइन होगा तो पुलिस वाला कहेगा यार 100 रुपए मुझे दे दो, 200 मतलब 400-500 दे दो, कहाँ जाओगे, 1000 रुपए पे करोगे, फिर शनाख्ती कार्ड तुम्हारा रखेंगे, ये होगा वो होगा। तो एक लंबी कहानी होती है और वही करप्शन की मतलब बुनियाद होती है। सो बहुत सारे लोग ये भी आपको कहते हुए मिलेंगे कि यार कनाडा में तो बहुत ज्यादा क्राइम है, यहाँ शूटिंग हो गई, वहाँ शूटिंग हो गई। तो प्रॉब्लम किस कंट्रीज के अंदर नहीं होती, प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी होता है। यहाँ पे जो है वो सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाँ, ऑब्वियसली जितनी आबादी होती है उस लिहाज से उतने पुलिस वाले नहीं होते। 40-50 लाख की आबादी एक शहर के अंदर, तो वहाँ पे जो है वो 20-25 लाख जो है वो पुलिस वाले वहाँ पे बिठा दें कि कहीं पे कुछ भी ना हो, ऐसा इम्पॉसिबल है, ये नॉट गोना हैपन। आपको खुद से थोड़ा सा बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बट ये कि पुलिस जितना यहाँ पे कंट्रोल कर सकती है करती है। वहाँ पे देखो ना पाकिस्तान में कितने टारगेट किलिंग्स, क्या क्या चीजें होती हैं, रॉबरीज होती हैं, एटीएम से निकलो तो पैसे लूट लेते हैं। यहाँ पे हमने 10 दफा एटीएम से पैसे निकलवाए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कुछ इक्का दुक्का कई हजारों में से, कई लाखों में से किसी एक के साथ हो जाए तो इट्स नॉट अ बिग डील। हो सकती है, अच्छे बुरे लोग हर जगह, हर शहर में, हर मुल्क में पाए जाते हैं। काफी लोग ये भी कहते हैं कि यार कनाडा में तो 4-4, 6-6 महीने आपको जो है वो हीटर में रहना पड़ता है, उसकी वजह से लंग्स बहुत कमजोर हो जाते होंगे, ये प्रॉब्लम होती होगी, वो प्रॉब्लम होती होगी। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ या कोई लंग्स का कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ कि मैं ये चीज बता दूं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा हो सकता है। अगर मैं कंपेयर करूं इसको पाकिस्तान से, तो क्या पाकिस्तान की एयर क्वालिटी जबरदस्त होती है? क्या कराची में जो कचरा जल रहा होता है हर जगह पे, हर गली के अंदर, क्या वो कैंसरियस मतलब एयर नहीं है? क्या वो पोल्यूटेड एयर नहीं है? क्या जो है वो, अगर आप बात करें इंडिया की, तो क्या दिल्ली वर्स्ट तरीन उसके अंदर नहीं आया था कि जो वहाँ की एयर क्वालिटी सबसे बुरी थी? तो मतलब आप अगर किस चीज को कंपेयर करना चाहेंगे, जो है वो आप ये सोचेंगे कि यार हाँ, यहाँ हीटर के ऊपर हमें रहना पड़ता है, बट आप ये तो सोचो जो ओवरऑल आपका एटमॉस्फेयर है वो साफ सुथरा है, कूड़े यहाँ पे हर जगह नहीं फैले हुए, कुत्ते उसको जो है वो नहीं खा रहे, जो जमादार होते हैं आपके, जो स्वीपर होते हैं वो हर जगह कचरा रख के नहीं जला रहे। तो यार ये भी तो चीजें देखो और उसका शुक्र अदा मनाओ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये है गवर्नमेंट बेनिफिट्स का। जो लोग यहाँ पे आते हैं, पीआर होल्डर्स आते हैं, उन लोगों को ही नहीं बल्कि कनाडा में तो हाँ ये भी उसूल है इवन कि वर्क परमिट या स्टडी परमिट वालों को भी एक ना एक दिन जो है कोई ना कोई गवर्नमेंट बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि कोई फ्री बेनिफिट्स के, जैसे आप अगर कोई जो है वो जॉब ही ना करो इस चक्कर में बेनिफिट्स लो, वो वाले बेनिफिट्स नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट यहाँ देती है, जैसे कि यहाँ पे मैटरनल बेनिफिट्स होते हैं, पैटर्नल बेनिफिट्स होते हैं, चाइल्ड केयर बेनिफिट्स होते हैं। यहाँ पे अगर आपके अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है गलती से, कहीं जो है वो आपके कोई एम्प्लॉयर ने आपको निकाल दिया है कुछ नोटिस देके और आपकी जॉब नहीं लग रही है अच्छी, तो यू कैन स्टिल क्लेम फ्रॉम द गवर्नमेंट कि भाई ठीक है, मेरी जो है वो मुझे थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए, असिस्टेंस चाहिए कुछ टाइम के लिए। आप ये सोचो कि अगर ये असिस्टेंस हमारे पास है तो कितनी बड़ी असिस्टेंस है, क्योंकि जिनके पास नहीं होती है, जैसे कि पाकिस्तान में लोगों के पास ये असिस्टेंस या ये पीस ऑफ माइंड नहीं होता है, तो जब उनकी जॉब जाती है या कोई रिसेशन आते हैं या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको इंतहा से ज्यादा मुश्किल हो जाती है अपने फाइनेंसिस को मैनेज करने में और बीवी बच्चों को पालने में। लड़कों का जो है बेचारों का बड़ा मसला हो जाता है। और आप लोग ये देखोगे पेंडेमिक के टाइम पे गवर्नमेंट, जो डेवलप कंट्रीज की गवर्नमेंट थी, ऑस्ट्रेलिया को भी बात कर सकते हैं हम, कनाडा की तो वी डेफिनेटली नो कि यहाँ पे भी पेंडेमिक में गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, लोगों को खूब पैसे दिए, इवन स्टूडेंट्स को भी दिए, वर्क परमिट वालों को भी दिए। एवरी नॉलेज इज ऑन द यूट्यूब, हमें पता है सब चीजें लोगों को मिली है। मगर पाकिस्तान में ऐसा नहीं था। पाकिस्तान में हमारे होम कंट्रीज में जब पेंडेमिक आया तो फाइनेंशियली लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हुई, वहाँ पे तो कोई जो है वो इस तरह की इमदाद देने को नहीं था ना तैयार। तो इसलिए वी थिंक कि यार ये सब चीजें छोटी छोटी होती है कि जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स होते हैं, आपको पीस ऑफ माइंड होता है, ये बहुत मैटर करता है और यही चीजें होती हैं जो आपको इन कंट्रीज में आने के लिए अट्रैक्ट करती है। तो दोस्तों ये बात याद रखना कि इस तरह के तमाम रिश्तेदार और यूट्यूबर्स जो आपको बोलते हैं ना बार बार, नहीं यार कंसिडर करो, सोचो, एक दफा सोचो, और खुद भी यहाँ पे कई सालों से रह चुके हैं और मजे ले चुके हैं, उन लोगों से दूर रहो।
सो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट पॉइंट होता है वो होता है ट्रेवलिंग का। मतलब कनाडा का जो पासपोर्ट है, अगर बात करें वर्ल्ड रैंकिंग में तो 6 नंबर के ऊपर आता है। मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज वीजा फ्री आपको अराइवल ऑन अराइवल एक तरह से आपको अलाउ करता है कि आपने बस पासपोर्ट उठाया, टर्की चले गए, यूएस चले गए, यूके चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, इवन जहां हमारी फैमिली है, इजी वीजी जा पाएंगे। जब दिल चाहेगा मतलब टिकट खरीदेंगे, सोचेंगे नहीं कि हाँ यार यहाँ का वीजा अप्लाई करना है, ये बैंक स्टेटमेंट चाहिए, उस मेडिकल से गुजरना है। ये तमाम झंझटें हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। सो विच इज अ वेरी 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 गुड थिंग। और यही पासपोर्ट का होने का एक और बेनिफिट होता है इन डेवलप कंट्रीज का, कि जैसे लोग दुबई जाते हैं, मिडिल ईस्ट मूव हो जाते हैं, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि 5-6 साल कनाडा में या बड़े बड़े मुल्कों में रह के वहाँ का पासपोर्ट लेके और फिर निकल जाते हैं दुबई, कतर, सऊदी अरब, अलग अलग यूएई वगैरह के मुल्कों में। वहाँ पे उनको बड़ी हाई पे होती है जस्ट बिकॉज दे हैव दैट पासपोर्ट, जो डेवलप कंट्री का पासपोर्ट होता है, जस्ट बिकॉज दे हैव कैनेडियन पासपोर्ट। उनको 30,000 40,000 दरहम की जॉब भी मिल जाती है कंपेयर टू जो इनके पास पाकिस्तान के पासपोर्ट होते हैं, उनको जो है वो थोड़ी कम मिलती है। यस वी कैन अंडरस्टैंड कि हाईली स्किल्ड वर्कर्स को फिर भी अच्छी मिलती होगी, बट अगर आप जो है वो एक कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर हो तो आपको उससे भी ज्यादा बैठे बिठाई की ऑफर मिल जाती है। Exactly. हमारा एक्सपीरियंस अपना नहीं है, मगर हमारे बहुत सारे लोगों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, आप यूट्यूब उठा के देख लो, सब लोगों ने, बहुत लोगों ने ये बात बताई हुई है कि ये होता है, पासपोर्ट होने से बहुत फर्क होता है। जब आप लोग पासपोर्ट लेने के बाद इतना फायदा उठाते हो चीजों में, तो फिर किस बात की शिकायत के बाकी लोगों को क्यों डिस्करेज करते हैं लोग कि कनाडा मत आओ, कनाडा बुरा। अपनी जिंदगी के 20-20 साल गुजारने के बाद भी, या 2 साल या 3 साल गुजारने के बाद इतना बुरा लगता है कनाडा, तो फिर यार वापस आ जाओ पासपोर्ट को अपने खत्म करके और सरेंडर करके। सीरियसली क्यों भैया सर? सो मैं उन लोगों को सल्यूट करूंगा जो लोग अपनी कैनेडियन पीआर या कैनेडियन पासपोर्ट को सरेंडर करके पाकिस्तान या इंडिया या जहां जिस मुल्क से भी आए हो वो लोग जाएंगे और जो है वो हमेशा के लिए, और वो मतलब वापस कभी आएंगे, मतलब विजिट वीजे पे आएंगे और घूमेंगे चले जाएंगे। तो मैं उन लोगों को जो है वो खुद जहाज में बिठा के आऊंगा, मतलब अपनी गाड़ी में उनको पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी दूंगा, और जो है वो उनको सल्यूट भी करूंगा कि यार हाँ वाकई में आप लोगों ने सिर्फ मुंह के जो है वो बोल बच्चन नहीं किए, बल्कि आप लोगों ने ये काम करके दिखाया। जो लोग यूट्यूब पे बताते रहते हैं और अपने रिश्तेदारों को बताते रहते हैं कि यार कनाडा तो वर्थ इट नहीं है 2023 में, हमारे हिसाब से कनाडा 100% वर्थ इट है। 2023 क्या 2030 भी हो जाए, 2050 भी हो जाए, तब भी हाँ मुश्किलें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। देखो हिजरत जो है, हिजरत में बरकत होती है और ये हमारी सुन्नत भी है। मुश्किलें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती है, बट आगे एंड दी एंड बिगर पिक्चर देखो, उसमें हमेशा आपको फायदा होगा। और हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद भी आपको इनकरेज करना है, मोटिवेट करना है, डिस्करेज करना नहीं है।